अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन वाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद अली तूर साहब। सर, मौजूदा मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? बदतर हैं, बदतरीन की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। किसकी वजह से? ठीक है, जब आप मुल्क के अंदर सियासतदानों और अदलिया की रिट ख़त्म कर दें तो माजरत के साथ उस मुल्क में माशी इनकलाब नहीं आते। अगर इससे मुल्क में माशी इनकलाब आते होते ना तो 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स तो डायरेक्टली रूल कर चुके हैं इस मुल्क को, ठीक है, और उसके अलावा जो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं वो इसके अलावा है। क्या इस सब में मुल्क में कोई माशी बेहतरी आई? क्या कुछ बदला? कभी नहीं बदला। तो आगे जाके कौन सा आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे यहाँ जो अब बड़े जी वो स्मगलिंग रोकी जा रही है, वो डॉलर का एक्सचेंज रेट कंट्रोल किया जा रहा है, फलान किया जा रहा है। मैं इधर ही मौजूद हूँ, आप 1 महीने बाद अपना एक्सचेंज रेट देख लीजिएगा। ये जो मीडिया पर खबरें आ रही हैं, डॉलर कंट्रोल हो गया, बड़े बड़े एंकर्स भी जो हैं वो पूरे पूरे प्रोग्राम कर रहे हैं, स्मगलिंग झूठ है सब? यार देखें, ये जो एंकर्स मिलियंस में तनख्वाहें लेते हैं ना, ये जो आजकल लगे हुए हैं, ठीक है, आप इन एंकर्स की पिछले 10 साल का ट्विटर हैंडल का निकाल के देख लीजिए। ये कामरान खान या दीगर जितने भी हैं, ये हर आर्मी चीफ के बारे में यही कह रहे थे। ये हर दौर में कौम को यही खुशखबरियाँ सुना रहे थे। कौम को आइडिया नहीं होता, उनको चूना लग रहा होता है, ठीक है। आप बता लीजिए जनरल कमर बाजवा के बारे में कामरान खान और ये दीगर एंकर्स क्या कहते थे? क्या बाजवा डॉक्ट्राइन की टर्म यही लोग लेके नहीं आए थे? क्या उस डॉक्ट्राइन ने किया इस मुल्क के साथ? तो ठीक है, बजाए रहे हैं वो ढोल। मतलब इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है यार, उनका क्रेडिबिलिटी इशू ही नहीं है। उनका इशू वो मिलियंस में तनख्वाहें हैं जो उनको मिल रही हैं, ठीक है। वो कहते हैं भाई क्या क्रेडिबिलिटी किस, वो तो ये हम सड़क छाप सहाफ़ियों का इशू होता है क्रेडिबिलिटी। इन लोगों का क्रेडिबिलिटी इशू नहीं होती। अच्छा, आप आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ा जो है वो खुलकर बोल रहे हैं मुल्की निज़ाम के बारे में, सिस्टम के बारे में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो इससे पहले एक रबिया बाजवा नाम की लायर हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले वकला कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा रियासत ने बगावत कर दिया है आवाम से। कैसे देखते हैं इस फिक्रे को? उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। जब रियासत खुद कानून का गलत इस्तेमाल शुरू कर दे तो फिर कुछ नहीं बचता। जिस किस्म के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ। अली वजीर तो पीटीआई नहीं है, ईमान मजारी तो पीटीआई नहीं थी। क्या उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं दर्ज हुए? ये क्या है? इस मुल्क में जो चीज़ समझने की है, ये जो आईन पाकिस्तान है, ये शहरी और रियासत का मुआहदा है, जिसके तहत मैं रियासत को और उसके कवानीन को मानने का पाबंद हूँ, और रियासत इस मुआहदे के ज़रिए मुझे गारंटी करती है कि वो मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मेरे जानो माल का, मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, सेहत, तालीम, इस सब का वो मुझे गारंटी करती है। जब रियासत वो मुआहदा तोड़ दे, ठीक है, तो फिर शहरी उस मुआहदे पे कैसे कायम रहेगा? फिर तो जंगल का कानून है भाई, फिर कहाँ पे रह गया वो? तो इस वक्त उस जो हमारा रियासत के साथ मुआहदा है उसको रियासत तोड़ रही है, हम नहीं तोड़ रहे। ये चीज़ एक समझने की है। तो रबिया बाजवा ने बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि रियासत ने बगावत कर दी है। रियासत ने बगावत कर दी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बड़ा बढ़ गया, बिजनेसमैनों से मीटिंग्स हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, स्मगलिंग रोकी जा रही है, डॉलर कंट्रोल किया जा रहा है। इस सब में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, 13 जमातों का इत्तेहाद क्या किरदार रहा आपके ख्याल में? देखें, इनका किरदार बहुत ही स्याह किरदार लिखा जाएगा तारीख़ में। जो आखिरी दिनों में इन्होंने कानून साजी की है वो इतनी शर्मनाक है और वो सारी उम्र इनको हांट करेगी। ये बात याद रखिए, ये मुल्क में ना 75 साल से हवा किसी की नहीं, चिराग सब के बुझ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो ये करके गए हैं तरमीम, इनको क्या लगता है कि ये सारी उम्र पीटीआई ने रिसीविंग एंड पे रहना है? क्या माजी में ये रिसीविंग एंड पे नहीं रहे? ये दोबारा रिसीविंग एंड पे आएंगे। पीका पीएमएलएन लाई थी ना 2016 में, क्या पीएमएलएन ने नहीं भुगता फिर पीका को? ठीक है, फिर
पीटीआई ने उसको मज़ीद ड्रैकोनियन किया। क्या पीटीआई आज नहीं भुगत रही? तो आज अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में या आर्मी एक्ट में आज ये तरमीम ला के गए हैं कि पीटीआई भुगतेगी, तो ये सोच है। ये इस मुल्क में मसला ये है कि यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हर एक की बारी आनी होती है। सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है नहीं बारी आती, 75 साल से नहीं आई यार। आप बताएं, एक दफ़ा आई है उनकी बारी, तो उनके अलावा हर एक की बारी होनी होती है। तो आप उन्हीं को एक छुरी इजाफी पकड़ा के जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुद को उससे कट टू साइज़ करना है? उन्होंने हमें ही कट टू साइज़ करना है उससे। असद भाई, वैसे छोटी सी बात है, आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा सबकी बारी आती है। शायद वक्ती तौर पर जो हमें नज़र आती है वो पॉलिटिशियन ही नज़र आते हैं, लेकिन तारीख़ और वक्त जो है वो किसी को माफ़ नहीं करते। आप बेशक ज़ियाउल हक साहब को देख लें, क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद मुशर्रफ साहब का अभी चंद दिनों पहले ही अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मगफिरत फरमाया उनकी। उनका नमाज जनाजा में कितने लोग शरीक थे, किस तरह से हुआ सब, ये नज़र नहीं आता क्या? किस तरह हम कर रहे हैं जुल्म, और फिर हमारा क्या बनेगा? मैं ना यार जो छोटा मोटा तारीख़ और सियासत का तालिब इल्म हूँ ना, मुझे अब इंक्रीजिंग ये लगता है कि जब आप किसी पोजीशन पर आते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि तारीख़ आपको किस तरह याद रखेगी। आप लम्हा मौजूद को एंजॉय करना चाहते हैं, जिसमें आप उस वक्त ज़िंदा होते हैं। आप कभी नहीं सोचते मौरख़ आपके बारे में क्या लिखेगा। और ये लोगों को याद रखना चाहिए कि तारीख़ में नाम दुनिया में 8 अरब के करीब आबादी होगी है, चंद एक के लिखे जाएंगे। तो अगर खुदा आपको मौका देता है ना, तो याद रखिए कि वो नाम आपने जो लिखवा के जाना है वो नेगेटिव ना लिखा जाए, कि आपके बच्चे या आपकी नस्लें बता ना सकें कि मैं जस्टिस मौलवी मुश्ताक की औलाद हूँ, मैं नसीम हसन शाह का दामाद हूँ, मैं साकिब निसार की औलाद हूँ। ये वक्त ना खुद पर लाइए, बता ना सकें कि मैं ज़ियाउल हक। आज देखिए ना, एजाजुल हक साहब अब आपको नज़र आते हैं अपने वालिद की कब्र पे हाज़िरियाँ देते। कुत्ते बिल्ले सूअर ज़रूर उधर मौजूद होते हैं, उनकी कब्र पे मौजूद होते हैं। हालांकि फैसल मस्जिद के अहाते में बनी हुई है, वहाँ पर तो कम से कम लोग रेगुलर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। को आपको 4 फातिहा पढ़ने वाले नज़र आने चाहिए ना, क्यों नहीं आते? इससे बड़ी इबरत क्या होगी? ठीक है, आपको नज़र आते हैं मुशर्रफ की छुपा के कब्र उधर बनाई गई है, ठीक है। ये आज ला के किसी जगह पे ओपन जगह पे बनाते तो आप देखते मुशर्रफ की कब्र के साथ भी क्या होता, ठीक है। तो ये जो इनको लगता है ना कि हम नागुज़ीर हैं इस मुल्क के लिए और अब हमें मौका मिला है तो हम ही कुछ करके जाएंगे इस मुल्क के लिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हमारे दिमाग में खुन्नास रहता है ना कि मैं बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक मैं को हम में नहीं बदलेंगे, हम इस मुल्क को नहीं बदल सकते।